आज यहाँ पे हैं। एक चीज़ और बताइए आप मेरे को कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एंड क्या वहाँ पे लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं? क्या लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है या नहीं? मैं एक बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, गुजरात में नवसारी आपने सुना होगा, सूरत से 20-25 किलोमीटर दूर है। हुँ, और स्टॉक मार्केट का कोई चैनल मुझे नहीं लगता कि इस देश में और कोई दूसरा होगा। तो अरे यहाँ सर, तो बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि ट्रेडिंग करने वाला दूर-दूर तक मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने कि कहीं न कहीं मतलब एक छोटी-सी जगह में शायद आपके पड़ोसियों को या आपके जानने वालों को भी नहीं पता होगा कि आप क्या काम करते हैं। बट देन वो ऐसी चीज़ है कि मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है एंड आप घर बैठे अपने लिए एक अच्छी लाइफ़ बना रखी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब मार्केट में आए थे क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मार्केट में आते हैं एंड इनिशियली जब मार्केट में लोगों को लॉस होने लगता है, वो अपनी साइकोलॉजी को वीक कर लेते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि यार मार्केट में मैं आया हूँ, आते ही मुझे इतना लॉस हो गया कि क्या मुझे मार्केट में सस्टेन करना भी चाहिए या नहीं? तो हुँ। क्या इनिशियल डेज में आपके लिए कुछ लॉसेस हुए थे आपके? एंड अगर हुए थे तो आपने अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया? आपने उस टाइम को कैसे सर्वाइव किया कि नहीं यार, चाहे मुझे लॉस हो, चाहे अभी प्रॉफिट हो, आई नीड टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट विद व्हाटएवर आई डू। मेरा मानना ये है कि लॉस से बड़ा मास्टर कोई नहीं है। जो लॉस सिखा के जाता है, वो दूसरा कोई नहीं सिखा पाएगा। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है वो। अगर उसको करेक्शन करना आ गया अपने मिस्टेक पर, वो ट्रेडर बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई से भी ट्रेडिंग हो, वो अपनी मिस्टेक को पहचान लेगा तो वो बना लेगा। उसी तरह से मैंने भी अपने बहुत सारे, जैसे जनरल सभी लोग मिस्टेक करते हैं, ग्रीड एंड फियर फैक्टर तो होता ही है। उसको धीरे-धीरे ओवरकम करने के लिए मैंने टाइम दिया अपने आप को लर्निंग के लिए, और एक बहुत लंबा गैप छोड़ दिया कि अभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा जब तक फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो जब हो करेक्ट। गया, उसके बाद में उतरा मैदान में। पहले यूट्यूब पर आया, फिर उसके बाद फिर से ट्रेडिंग में आ गया। बहुत ही अच्छा सर, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। So, I guess now Mahesh sir is also here live with us and we are completely audible to all the students जो शायद Yes, हमें बहुत देर से सुनना चाहते हैं. sure, sure. Very warm welcome to you Mahesh sir Thank you, and thank you, very good evening. thank you, and Uh, same to you. Great sir. तो महेश सर ये बताइए कि कब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड क्या मोटिवेशन थी इस प्रोफेशन को पिक करने की? एंड Okay, आई आई हर्ड कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते, आप पैरेलली गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर भी हैं। तो आप right, अपने right. एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आप इन दोनों चीजों का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं एंड सबसे बड़ी क्या मोटिवेशन थी कि यार मेरे को हाँ ट्रेडिंग करने में आना चाहिए? एंड इज इट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर फैमिली डूइंग इन ट्रेडिंग या Sure. पहले आपके फैमिली में पहले से भी करते हैं? Okay, तो okay. उसका एक्सपीरियंस शेयर ओके, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखो, मैं मेरे फैमिली में सबसे पहला इंसान हूँ जो ट्रेडिंग करता हूँ एंड स्टॉक मार्केट को जानता हूँ। ठीक है? करिए। इसके पहले ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि किसी ने कुछ किया होगा या फिर आस-पास में या पहचान वाले में भी कोई नहीं था। एंड मेरा भी ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था क्योंकि आफ्टर इंजीनियरिंग फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, तो मैं जॉब करने लगा तो सब कुछ सही चल रहा था। बट क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली एक होता है कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दैट वाज़ अ पॉइंट कि अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए? सो एक एजेंट था कि जो मेरे पीछे लगा कि यूलिप के साथ आप जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली वो ही वाज़ इंसिस्टिंग मी कि नहीं कर लो, बहुत अच्छा है। तो मेरा एक नेचर है कि कोई भी चीज़ करनी है तो थोड़ा रिसर्च करो। उसके बारे में हम लोग जब तक खुद नहीं जानते हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता। तो आई वाज़ जस्ट फाइंडिंग आउट कि क्या होता है, यूलिप क्या होगा, फिर मैंने समझा, फिर म्यूचुअल फंड। तो देन आई फाइंड आउट कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है। फिर अब म्यूचुअल फंड किस तरीके से पैसा देने वाले हैं, वो भी सोचने लगा। देन आई केम टू द स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है। सो बेसिकली माय ट्रेडिंग जर्नी नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्चुअली, इट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन माय बेसिकली लाइफ। क्योंकि मैंने मार्केट को पहले समझा कि होता क्या है। उसके बाद में कहीं न कहीं जब स्टॉक को देखने लगा तो इक्विटी में आया, उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी को समझा, फिर कहीं तो भी ऑप्शंस के मतलब ऑप्शन मेरे सामने आए। अब ऑप्शन का ट्रेडिंग भी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी सिस्टमैटिकली ही ट्रेडिंग करता था। ऑब्वियसली उस समय तो ये वीकली ऑप्शंस वगैरह नहीं थे। तो फिर स्टार्टिंग में धीरे-धीरे कुछ तो भी स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करने। एट दैट टाइम स्ट्रैटेजीज़ भी इतना यूट्यूब पे भी पॉपुलर नहीं थी। तो बाकी चीज़ें
किताबें पढ़ के जो भी है, खुद एक्सपेरिमेंट करते-करते ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने लगे। जब पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छा हो गया, तो फिर क्या होता है ना कि मेरा जो जॉब है एक्चुअली वो सीनियर कॉलेज पे है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल जाता है। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो थी, काफ़ी स्ट्रगल थी क्योंकि दोनों माइंडसेट को एक साथ यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कभी वो कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं वो सिंपलिसिटी के साथ और शिद्दत के साथ करें तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट इज़ द सिंपल थिंकिंग होती है मेरी। तो इसीलिए मैंने कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग को नहीं छोड़ा, उसको करते गया। उसके साथ में मार्केट को बहुत टाइम दिया, जब ये चीज़ें समझ में आने लगी और पोजिशनल ट्रेडिंग में ही ये समझा कि क्या होता है ना, पहले तो स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते थे, ठीक है? अब वो अगर 1 महीने में 3 वीक अच्छे से प्रॉफ़िट दे जाती थी, तो 1 वीक में कहीं न कहीं वो गड़बड़ करती ही थी और जितना प्रॉफ़िट हमने कमाया वो चला जाता था। तो दैट वाज़ अ पॉइंट कि ये जो 1 वीक है यहाँ पे मुझे अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है? लॉसेस हो तो भी इतने ना बड़े ना हो कि मेरा सब कुछ चला जाए। सो दैट्स व्हाई वो इंट्राडे में जो मूवमेंट आती है बड़ी वाली, उसे किस तरीके से मैं समझ लूँ, तो मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाऊँगा, दैट वाज़ अ पॉइंट। तो इसीलिए फिर इंट्राडे में मार्केट को ऑब्ज़र्व करता था, फिर बहुत सारा लोग जानते भी हैं कि मेरा जो बेसिक फंडा है वो लेवल ट्रेडिंग का है और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ही काम करता हूँ कि मुझे मार्केट का ट्रेंड समझ में आए और मेरा बिलीव है कि जो मार्केट का ट्रेंड होता है, अगर वो नीचे जा रहा है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाएगा, ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो मुझे वो पॉइंट पकड़ना है। सम टाइम देयर आर द वी टाइप रिकवरीज, तो ठीक है, वहां पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका तो जरूर मिलता है। तो आई ऑलवेज प्रीफर डिफेंसिव अप्रोच यूज करना है। एंड नाउडेज अगेन अब देखो ना, अभी ऑटोमेशन का जमाना आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल चुकी है। तो अगर मैं तो करेक्ट, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी क्रिएट भी करना है तो आई कैन गो विद द ऑटोमेशन, ठीक है? तो करेक्ट, इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्चुअली ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में क्वेश्चंस आते हैं कि डिसिप्लिन करो, मनी मैनेजमेंट करो, ये सारे कहीं न कहीं साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब बहुत हवा है साइकोलॉजी के बारे में दुनिया में कि साइकोलॉजी बिल्ड करो। साइकोलॉजी बिल्ड करना एक्चुअली होता क्या है? सिंपल है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन करो, मनी मैनेजमेंट करो और आपकी ट्रेड मेथोडोलॉजी सही होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें तो आप ऑटोमेशन में वैसे ही कर लेते हो। तो बस हमें करना क्या है? बस जाके ऑटोमेशन कर लो, सीख लो। हाँ, वो एक है कि आपको जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है ऑटोमेशन में, उसको यूज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। तो लॉजिक अगर आपके पास में है, कॉन्सेप्ट है, तो यू कैन गो विद द ऑटोमेशन। दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई हुई है। अमेजिंग, अमेजिंग जैक्सन। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ सर कि आपने आपको कोई ट्रेंड अच्छा लगा, आपको ट्रेंड समझ में आया, आपने ट्रेंड पकड़ा एंड आपने मार्केट में सुबह एक ट्रेड लिया एंड कहीं ना कहीं पैरेलल आपकी कोई मीटिंग आ गई या आपका कोई क्लास हो एंड फिर वो उस टाइम पे सेकंड सॉर्ट ऑफ माइंड वहां रहे कि यार वो ट्रेड कैसे चल रहा होगा, क्या कभी ऐसा हुआ आपको? मैं आपको बताता हूँ अमन जी, ये बहुत बार होता है, ठीक है? और ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दोनों अगर काम साथ में करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है ना कि जो अपना ट्रेडिंग का मेथोडोलॉजी है, मैं उसको डिफेंसिव रखता हूँ। तो मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा कैपिटल है, जो मैंने बिल्ड किया हुआ है या मैंने बनाया हुआ है, वो इट्स लाइक अ डॉटर, ठीक है? तो मुझे उसको पहले सँभालना है। जैसे मैं अपने बेटी को सँभालता हूँ या कोई भी अपना फादर अपने बेटी को सँभालता है, उसी हिसाब से मुझे अपने कैपिटल को, अगर कैपिटल है ना, तो सब कुछ सही है। हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को बहुत मानता हूँ। मेरे लिए इट्स लाइक अ गॉड इन ट्रेडिंग, ठीक है? क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, मार्केट के सेंटिमेंट को हम लोग कितना भी समझ लें, तो मार्केट इज़ अ सुप्रीम, ये सबको ही पता है। अब टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा लिखता भी हूँ, ठीक है? और मैं वही देता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इस साइड जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये मेरा हमेशा मैसेज रहेगा। सो अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है, तो आप 1:3, 1:4, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो। बस वो प्राइस पॉइंट होने चाहिए कि जहां आपकी रिस्क कम हो, रिवॉर्ड बड़ा हो। उसके बाद में क्या होगा? स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है और क्या होगा? फांसी तो है नहीं, ठीक है? करेक्ट, तो मीटिंग भी होती है तो स्टॉप लॉस लगा होता है सिस्टम में, कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। दीपक सर आप बताइए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? महेश सर ने तो बताया कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल डिफेंसिव ट्रेडिंग स्टाइल है। आप डिफेंसिव ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, आप अटैकिंग अटैकिंग ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं? बिकॉज आप तो फुल टाइम आई गेस मॉनिटर कर रहे होते हैं ट्रेड को स्क्रीन पे सारे टाइम। तो आप बताइए कि इस पे आपका क्या थॉट है? मैं फुल्ली ट्रेडिंग ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम ही वही है। सवा 9 बजे से 10 10:30 बजे तक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है उस समय, या तो फिर दोपहर के 1:30 बजे के बाद। इस बीच में ऑप्शन काफी साइडवेज चला जाता है बीच में। तो यही दो टाइम है।
और कुछ स्ट्रेटेजीज को लेकर, कुछ फिक्स नियमों को लेकर, कुछ एनालिसिस को लेकर बैठता हूँ, और बस 1-2 घंटे की जो सुबह और 1 आध घंटा शाम की वही ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपकी क्या कोर एक्सपर्टीज है? आप एक चीज पहले मुझे ये बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप क्या करते हो? ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उस पे क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्यों करना है? आप थोड़ा सा उस पे शो करिए। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में, उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये गरीबों का कुबेर भंडार है। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ना आप कैपिटल लेकर आओ, अगर आपको आता है रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, आप 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में है। और इसके लिए छोटी-छोटी बातें होती है, बहुत बड़ा नहीं। एक छोटा-सा बच्चा है जिसको प्लस माइनस डिवाइड इनटू आता है, वो भी कर सकता है। उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है। बाकी लोगों ने डरा दिया ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, बाइंग तो उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी लोग करोड़पति बने हैं। वो यूट्यूब में बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है, और आपने घनश्याम टेक का भी नाम सुना होगा। इतने बड़े वो बने हैं, वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्शन बाइंग इस मतलब अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, जैसे आपने बताया कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल है, वो तो कोई सी भी ट्रेडिंग है, थोड़ा मैथ्स तो आता ही है कि कुछ स्ट्रैटेजीज होगी, कुछ रूल्स होंगे, या कोई जैसे अपन ब्रेकआउट पर कर रहे हैं, ब्रेकआउट पर स्ट्रिक्टली आप उस ब्रेकआउट पर ले रहे हैं, सही जगह पर एंट्री ले रहे हैं, सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो आपको नहीं रोकेगा। वो आपको 5-10 मिनट में 100 से 200 पॉइंट उठा देगा और लेके निकल जाओ 2 मिनट के अंदर। यही ऑप्शन ट्रेडिंग। अंडरस्टूड। तो महेश सर, आप बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप भी करते हैं, तो आपके क्या थॉट्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे, एंड व्हाट्स द कोर फंडामेंटल यू फॉलो? आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, व्हाई यू? एक्चुअली दीपक जी ने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि एक ऑप्शन सेलर जब ट्रेड करता है उसका रिटर्न जो होता है कैपिटल डिप्लॉयड के ऊपर, वो कंपैरेटिवली लेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ऑप्शन बाइंग पे? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्किल लगती है ऑप्शन बाइंग में वो थोड़ी हाई होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको फुल टाइम वहाँ पे मार्केट में होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन मिसिंग है और आप उस कॉन्सेप्ट को, या देखो क्या होता है ना, लोग काफी मार्केट में ट्रेड करते हैं, और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि 60 70 80% लोग तो जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट होते हैं, कहाँ फुल टाइम ट्रेडर है। करेक्ट, ये दोनों करेक्ट। चीजों पे मैं ये भी करूंगा मैं वो भी करूंगा, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? पैसा ही जा रहा है। तो उससे अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पहले ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझो, स्किल डेवलप करो। मेरा ये भी मानना होता है कि अगर एक जो अच्छा ऑप्शन सेलर है ना, वो एक अच्छा ऑप्शन बायर भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको सबसे पहले स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर वो कैपेबिलिटी आप में है, एक्सपीरियंस के साथ वो आ जाता है। बहुत लोग हैं कि दीपक जी भी इससे के साथ सहमत करेंगे कि आधे से ज्यादा लोग तो कैपिटल ही खो देते हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। 95। राइट, राइट, राइट। कहीं न कहीं लोगों को भी ज़रूरत है कि यहाँ पे वो डेमो ट्रेडिंग करे, समझे। जब आप रेडी हो ये चीज़ के लिए तो आप ऑप्शन बाइंग के साथ जा सकते हो। और जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे देखना पसंद भी नहीं, मैं आपको सच बता दूं, अगर मुझे हॉलीडे भी है तो मुझे स्क्रीन पे बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं कहीं टूर पे जा रहा हूँ, मेरा ट्रेड चलेगा। एंड देखो, डिफेंसिव अप्रोच तो है इसमें, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे अब लोग जानते हैं मेरे कि टेलीग्राम पे जो भी है कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, एक्सपायरी में मेरा इन द मनी सेल होता है हमेशा। वो पहले दूर होते थे, धीरे 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 पास में आ गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड का फंडा है, ऑप्शन बाइंग में 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाय कर लेगा, 30 रुपए का एसएल लगाएगा। अब वो 90 पॉइंट तक जाने वो जाएगा, 100 का 200 भी होगा, 250 भी होगा, बट ये बंदा उसको नहीं रखने वाला। ठीक है, क्या आप रख पाते हो? तो ये, और ट्रेंड क्या होता है ना मार्केट का, मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट हमेशा आपको बाहर निकालेगी। आप सही साइड में हो या गलत साइड में हो, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे,
चली आएगी, एक बड़ी कैंडल बनेगी, आपको निकाल देगी, डराएगी, फिर ऊपर जाएगी। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रेडिंग करते समय, ये कुछ भी करे मुझे डरना नहीं है। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रेड करने के बाद एक तो एसएल जाएगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट लूंगा। तो ये जो डराना होता है, ये अगर मुझे बाहर निकलना है मार्केट के, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके ही निकलूंगा। तो सिंपली अगर ये विप्सॉस जो होते हैं, इससे मुझे अगर बचना है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता हूँ कि दूर के, देखो क्या होता है ना, एटीएम ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा वेगा मिलेगा, थीटा भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हाईएस्ट थीटा नहीं खाना है। जनरली ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में लोग कहते हैं कि हम लोग थीटा डीके से पैसे कमा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो थीटा डीके से मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि इंट्राडे पे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए अगर मैं ट्रेड करूंगा, तो क्या ही थीटा मिलने वाला है मुझे। जो जनरली स्ट्रैंगल बनाते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ मुझे कुछ रिटर्न मिल जाए दोनों साइड से और मैं थीटा डीके से पैसे कमाऊं। इफ आई एम सेलिंग ओनली वन लेग, एक तो कॉल को बेच रहा हूँ या पुट को बेच रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ थीटा सेलिंग आया, ये तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो गई, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग हो गई। बस इतना है कि जो मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसमें अगर मार्केट ऊपर नीचे हो तो मुझे डरना नहीं है, मुझे अपने ट्रेड को कैरी करना है। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है क्या होता है, मैं जनरली मान के चलो एक 40 रुपीज का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। वो लोगों को पता है कि 30-40 का ऑप्शन दूर का अगर फ्राइडे को हम लोग बाय करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वो 46-47 का एसएल लगा दो, 6-7 पॉइंट का एसएल होगा, वो धीरे 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 25-30 तक आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा तो आखिरी 5 पॉइंट तो देके जाएगा। तो दैट्स माई अप्रोच टुवर्ड द ऑप्शन ट्रेडिंग। ये इंट्राडे के लिए है। सिंपली मैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी, मतलब पहले स्टार्ट ही वहां से हुआ था, मैं आज भी उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मेरा कोर पार्ट वो भी है। तो धीरे धीरे रिटर्न की वजह से ऑब्वियसली ग्रिड तो सबको होती है, कोई एग्री करता है कोई नहीं करता है, ठीक है। मेरा खुद का अप्रोच है कि दूर के ऑप्शन बेचो, लेकिन मैं खुद भी इन द मनी में आ जाता हूँ बहुत बार, ठीक है। तो बताना पड़ता है कि नहीं अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, दिस इज नॉट गुड। एंड नाउडेज जैसे मैंने आप लोग पहले की बताया कि ऑटोमेशन हो रहा है, तो ऑटोमेशन के साथ तो चीजें बड़ी आसान हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। बट उसे समझना पड़ेगा किस तरीके से कर सकते हैं और सिंपली जा सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई जर्नी टुवर्ड दैट। बहुत सारे लाइव वीडियोस भी यहाँ यूट्यूब ओके। पे मिल जाएंगे। तो सिंपल है, हम लोग हैं पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कहीं न कहीं जैसे हमने देखा कि मार्केट में भी चैट जीपीटी का ज़माना आ गया राइट, राइट, राइट। एंड हम देखें कि हर जगह ऑटोमेशन धीरे-धीरे स्टार्ट हो ही रहा है एंड ऑटोमेशन ऐसा नहीं है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ऑटोमेशन इज़ देयर टू एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी हैव। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग में भी कहीं न कहीं एल्गो बिल्कुल। ट्रेडिंग की बात अगर हम करें, ऑटोमेशन के थ्रू हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। So all these things are there solving in problem for us. बट अमन जी एक बात है, आपने कोई हाँ लॉजिक जी, बिल्डिंग जो है ना, वो बहुत जरूरी है, वो जो चैट जीपीटी नहीं करके देगा। वो वो आपको नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस ही देने वाला है, और उसके लिए ट्रेडर जो होता है वो लगेगा, मैन्युअली उस बिल्कुल, लॉजिक को बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आप उसको ऑटोमेट कर लो, कोई दिक्कत। और जैसे मार्केट चेंज होता है, मार्केट इज अ डायनामिक, सबको पता है, तो डायनामिज्म चेंज होगा, तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट काइंड ऑफ डायनामिज्म इन योर स्ट्रेटेजीज, इन योर मेथड्स। करेक्ट, तो दैट इज द मोस्ट करेक्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट। वही है सर, एक स्टैट मैं आज पढ़ रहा था मॉर्निंग में कि आई गेस निखिल कामत ने एक अपने रीसेंट इंटरव्यू में शेयर किया था कि वी हैव 9 करोड़ एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स इन इंडिया। उसमें से 9 करोड़ अकाउंट में से 3 करोड़ अकाउंट तो डुप्लीकेट है। मतलब 6 करोड़ अकाउंट ही बचते हैं। उन 6 करोड़ में से भी 3 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जिसमें आज तक 10,000 से ज्यादा का ट्रेड हुआ है इक्विटी मार्केट। तो कहीं ना कहीं भी मार्केट धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एंड अगर मैं वो 3 करोड़ की भी बात करूं, शायद उसमें से 3,000 या 30,000 लोग ही होंगे जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते होंगे। तो राइट। वो नंबर अभी बहुत कम है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो अभी है ही, आगे जाके हमें और ग्रो करना है, हमें सेकंड नंबर पे पहुंचना है बाय 2030। तो हमें मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल शुड कम एंड ट्रेड इन इक्विटी मार्केट्स। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, जितना ज्यादा ट्रेड होगा, उतना ज्यादा लोगों को भी पता लगेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अराउंड आई गेस ऑटोमेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड देन श्योर। पीपल लाइक यू, आज भी हमारी जो भी ऑडियंस है, जो भी आज हमें यूट्यूब पर लाइव देख रही है, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वी हैव टू मास्टर्स विद अस कि कहीं ना कहीं महेश सर की एक्सपर्टीज है ऑप्शन सेलिंग की। तो अगर आपने मीट द मास्टर प्रोग्राम में एनरोल किया तो आपको वो मिलेगा। एंड देन पैरेलली आपको हमारे दीपक सर की ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो इसी से
एक चीज समझते हैं, दीपक सर आप बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जो आप मार्केट में लगाते हैं। आप पूरी मत बताइएगा, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने एनरोल किया है उनको डिटेल पता लगे, बट हाँ, आप एक ओवरव्यू दीजिए, दीजिए अपनी स्ट्रैटेजीज का, कि क्या आप लगाते हैं, कि आप एक्सपायरी डे के दिन या फिर जब भी आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हैं, आप प्रॉफिटेबल वो आपका दिन वो टारगेट करते हैं, बिकॉज आई गेस दैट इज द मेजर थिंग व्हाट एन ऑप्शन बायर बायर ट्राइज कि यार हाँ, मेरे को एक दिन में 10x प्रॉफिट नहीं कमाना, मेरे को कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, तभी मैं अच्छा ट्रेडर मार्केट में कहलाऊंगा। तभी काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना जेरोधा का लेजर भी शेयर कर रहे होते हैं कि हमारा इतना ग्रीन है, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करें। तो उस पर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए सुबह का जो 5 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब गैप अप हुआ या गैप डाउन मार्केट हुआ है, 5 मिनट के अंदर लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो 5 मिनट की कैंडल बड़ा हमको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना के दे देती है। तो ठीक पहली नजर में जो उसके ऊपर होती है कि 5 मिनट का ब्रेकआउट कब होने वाला। सेकंड थिंग कि अगर आप टेस्ट को एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्शन को पहचान सकते हैं कि आपको ऊपर जाने वाला है या नीचे जाना है, जाने वाला। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम साथ में मिलाकर 10 साढ़े 10 बजे तक करते हैं। फिर वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे आपने एक्सपायरी डे का बोला है। सीजन चाहे है वो तो सबसे फेमस चीज ये है कि जो जीरो टू हीरो होता है कि लास्ट 2-2.5 घंटे के अंदर में आउट ऑफ मनी में आउट ऑफ ओटीएम में हम ले लेते हैं कॉल और पुट सेम प्राइस का, और जो मोमेंट आता है वो सबको पता है एक्सपायरी के लास्ट टाइम पे क्या मोमेंट आता है। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका पैसा 2 से 4 गुना, कभी कभी 10 गुना भी करता है, कभी कभी जीरो भी करता है। दोनों साइड से जीरो भी कर देता है क्योंकि आप ओटीएम पर आईटीएम में या ईटी पे नहीं हो, तो दोनों तरफ से जीरो भी हो जाता है। लेकिन 4 स्वीप में से वो दो भी कैसा बड़ा प्रॉफिट देता है कि वो जीरो उसको नहीं होता, तो वो भी करते हैं एक्सपायरी पे जीरो टू हीरो। तो टाइम वाइज होता है, कभी दोपहर की कोई 1:30 बजे के बाद की कोई स्ट्रैटेजी है, उस समय क्या मोमेंट होता है और कौन सी इंडिकेटर या कौन सा हम प्राइस एक्शन देखकर वहां पर ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो वो वेरी करता है टाइम टाइम पर। लेकिन पहली नजर पहला 5 मिनट का कैंडल होता है। ओके सर। तो अभी जैसी हमारी करंट इंडियन मार्केट की सिचुएशन है, आप दोनों ही अपने व्यूज दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये मार्केट आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड 2 साल डाउन द लाइन या 3 ईयर डाउन द लाइन किधर को शेप लेगा? क्या हम एक बिग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्रेकआउट्स आते हैं फिर वो ब्रेकडाउन होता है, इस तरीके से ही मार्केट को देखते हैं आगे आने वाले 2-3 सालों तक? बिकॉज हमने देखा है कहीं ना कहीं बीच में यूएस मार्केट ने थोड़ा सा लीड किया है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं रिसेशन आएगा यूएस में, कुछ बैंक्स भी एकदम वो हो गए, हमने एसवीबी का देखा, क्रेडिट स्विस का देखा। तो आपके क्या व्यूज एंड थॉट्स हैं उस पर? देखो एज ए ऑप्शन बायर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों साइड से ही प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये एक दो एक रेंज में रुकता रहे, लेकिन इतना मान के चलिए ये इंडियन मार्केट या कोई इंडियन विश्व गुरु बनना है, क्योंकि हम अपने चैनल का एनालिसिस करते हैं तो मैक्सिमम यूथ इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या सिर्फ पढ़ाई से या नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो वो अब उनकी दिमाग खुलने लगे हैं, बड़ी संख्या में यूथ इस मार्केट की ओर आ रहे हैं। तो जब लोग ज्यादा आ रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। हाँ 1-2 साल में भले ही रेंज बन सकता है, लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है यहाँ। करेक्ट। आप बताइए महेश सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखो मेरा पहले से एक ही थॉट है, इंसान और मार्केट जाते ऊपर ही है फाइनली। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिंपली अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं 2 साल के लिए, मुझे इन्वेस्ट करना है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आइदर गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ये बीच का नया रास्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं लगती है मुझे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छे स्टॉक को पिक करो। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का आपने जिक्र किया, देखो आपको पता ही है बैंक पे प्राइवेट बैंक का क्या हाल है और गवर्नमेंट बैंक के क्या हाल है। तो छोड़ दो ना, बैंकिंग सिस्टम ही छोड़ दो, सीधा जाके बैंक बीज बाय कर लो। ठीक है, पूरा बैंक आ जाएगा, जीरो तो होने वाला नहीं है। हमें चाहिए क्या? आप पैसिव इनकम, आपको क्या लगता है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया उससे 10 लाख बनने वाला है पैसिव से? ये नहीं होता, दिस इज नॉट हैपन। ठीक है,
अब यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देखो वो जाने वाला ऊपर ही है, अच्छे स्टॉक को पिक करो, अच्छे स्टॉक यानी फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस देख लो, इवन टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट भी देख लोगे ना, वो बता देगा। और क्या होता है ना, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 10 स्टॉक आप जब सिलेक्ट करते हो और अगले 15 साल में देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो हम लोग काफी, कोडैक कह दो, बहुत सारी कंपनीज है जो हम लोगों ने नाम सुना है पहले के जमाने में, आज कहाँ है, वो गायब है। तो आप कोई भी कंपनी ले लो, 15 साल के बाद उसका फ्यूचर क्या होने वाला है उन लोगों को भी नहीं पता, तो हम कहाँ से बताएंगे। मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो मेरा सिंपल काम है, मैं वहां पे पैसा डाल सकता हूँ, पैसा बन सकता है क्या, इसके लिए मैं एनालिसिस करता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, मुझे पैसा बनाना है, तो मैं उसके लिए एनालिसिस करता हूँ। तो अगर वो देखो, लास्ट टाइम भी आपने सुना होगा, वो एचडीएफसी बैंक के जो ये थे, उन्होंने मतलब वो ये हो गया, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में वो शेयर कहाँ पे गया, क्या उनको पता नहीं था उन्होंने बेचने के बाद। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है, आप सिंपली इन्वेस्टमेंट करो। और देखो हमारे पास कौन से ऐसे 10 करोड़ आके बैठे हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं। आपको छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस होता है। एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सभी इसमें हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन में, इन्वेस्टमेंट में तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, वो करनी ही चाहिए, वो वेल्थ क्रिएट करेगा। और ट्रेडिंग से आपको पैसा मिलेगा, जिससे मैंने के जो आपके खर्चे है वो थोड़ा सा लाइफ बेटर करने के लिए होता है, ठीक है। तो मेरा कोई बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड है नहीं, बट स्टिल वो एक होता है कि पहले जो था उससे बहुत ज्यादा लाइफ बेटर हो चुकी है। तो ये हम लोग जरूर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बनते जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट को हम लोग देखते हैं। और करेक्शंस तो आते हैं, बट कभी भी करेक्शंस आते हैं तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट दैट टाइम। तो आप देखो कोविड में क्या सिचुएशन थी, 7,500 पे मार्केट आया था, मैं वहां पे टेलीग्राम पे बता रहा था लोगों, दिस इज एग्जैक्ट टाइम यू कैन बाय। तो लोग तो पागल कहेंगे हम लोगों को, ठीक है, आप जज मत करो, किसी का मत सुनो, बट यू कैन एनालाइज, ठीक है। और 1 लाख रुपए तो 20,000 डालो, फिर 20,000 डालो, एट ईच एंड एवरी स्टेप ऊपर जा रहा है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नीचे आ रहा है तो अल्टीमेटली आप वहां पे रिस्क फ्री काम कर सकते हो। तो दैट्स माई अप्रोच टुवर्ड ट्रेडिंग एंड अबाउट मार्केट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एकदम सही मुद्दे किया तो बताइए। एक मनी मैनेजमेंट इंसान का होना चाहिए। मैक्सिमम हमारे चैनल पर मैं इतने तक ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब इतने सारे स्ट्रैटेजीज डाली है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लोग ही हैं। उसके बावजूद भी कई लोग ये बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारे पास स्क्रीन पे बैठने का टाइम नहीं है और हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर नहीं सकते और गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करता है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करें? तो जैसे महेश भाई ने बोला कि लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, कौन कल किसने देखना है कल। सेकंड थिंग कि जब दिन भर स्क्रीन पे भी बैठ सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई भी ट्रेडर है तो उसको मनी मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए कि उसका कैपिटल का 80% स्विंग ट्रेडिंग में डाले, क्योंकि वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होने की चांसेस नहीं होते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में होता है। तो अपना उस तरह से 10% वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रखिए। आया तो आया, गया तो गया। तो एक सेफ साइड उसमें इनकम बनता रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा ट्रेडिंग है, सेफ ट्रेडिंग है और ये सब लोगों को करना भी चाहिए। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता। एक चीज सर बताइए कि जैसे मैंने काफी क्रिएटर्स का देखा है कि हर किसी की स्विंग ट्रेडिंग की डेफिनेशन अपनी अलग है। कोई वीकली स्विंग को फॉलो करता है, कोई मंथली स्विंग को फॉलो करता है। तो आप दोनों के क्या इनपुट्स हैं इस पे कि क्या बेस्ट होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो लर्नर्स होते हैं, जो हमारे अभी भी लर्नर्स देख रहे हैं, उनको ये पता है कि हमें बस एक सेटअप पता होने चाहिए, हम वो फॉलो करेंगे। तो वो थोड़े, मुझे लगता है, अगर मैं फ्रॉम अ लर्नर्स पर्सपेक्टिव बोलूं, कि कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं वो कितना बड़ा स्विंग उसको एक्सपेक्ट करूं, क्या वो वीकली स्विंग को कंसिडर करके मैं स्टॉक को स्टडी करूं, या फिर वो मंथली स्विंग को स्टडी करके स्टॉक को स्टडी करूं। तो वो आप थोड़ा सा अपना इनपुट दीजिए। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस है, बहुत टिपिकल चीज है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जानकारी चाहिए। करेक्ट। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। ऑलरेडी इंडिकेटर्स है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन के रूल्स हैं, सिंपल उससे ट्रेडिंग की जा सकती है। और स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा मानना है 5 से 10 से 15 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में मैं
नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, इसके लिए ज़्यादा मेरे पास पेशेंस भी नहीं लंबा देर तक रुकने का। तो जो भी एक स्विंग आता है, नीचे से लो से हाई आता है, उसको पकड़ो और लेकर निकल जाओ, दूसरा स्टॉक देखो। और सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने की क्या जरूरत है, जब इंडिया के 50 टॉप कंपनीज को निफ्टी ने फंडामेंटल चेक करके रखा है, उसी पे करो। तो अगर टेक्निकल आप चार्ट पर देख रहे हैं, तो चार्ट देखने के बाद दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब बताता है कौन कितना खरीद रहा है और बेच रहा है। हाँ जी। महेश सर, आपके क्या व्यूज हैं इस पे नहीं, बिल्कुल सही। पोजिशनल स्विंग? क्योंकि अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मुझे क्या ही पड़ी है। आप जो पॉपुलर स्टॉक है उसमें काम करो जहां लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस की हमें देखो, हम लोग तो टेक्निकल वाले लोग हैं, तो हमें कोई उसमें खास इंटरेस्ट भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर स्विंग ट्रेडिंग को मैं इक्विटी में लेता हूं तो इट्स अ स्विंग। अब ये डिपेंड है कि आप जब ट्रेड करते हो, आप एक पर्टिकुलर बॉटम पे स्टॉक पकड़ना चाहते हो या फिर ब्रेकआउट पे स्टॉक पकड़ते हो, तो आपका एक स्टॉप लॉस जस्टिफाइड होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अगर उनके पास 2 लाख रुपए है तो जाके पूरा 2 लाख रुपए का माल वहां पे खरीद लेंगे एक स्टॉक में। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट यूर वॉट एवर द कैपिटल यू आर हैविंग। तो वहां पे आप पार्ट में ये करो कि ये मेरे 4 to 5 पार्ट्स है, उसमें आप डिवाइड करके 40,000 ऐसे ये करो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट बेरिश हो जाए। अब मार्केट ही कंप्लीटली बेरिश हो जाए कोई न्यूज की वजह से, तो सब स्टॉक तो नीचे आएंगे। तो आप अपना जो कैपिटल है वो मनी मैनेजमेंट, जैसे सर ने कहा, वो बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। एक छोटा सा कैपिटल वहां पे इनपुट दे सकते हो और फिर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही काम कीजिएगा। और जैसे आपका रिवॉर्ड जैसे 1:3 1:4, मैं हमेशा 1:3 के ऊपर ही बात करता हूँ। तो अगर उसके ऊपर मिल जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए सिस्टम में रह सकते हो, या 50% या 70% जो आपको सही लगता है। दैट डिपेंड्स ऑन यूर परसेप्शन एंड यूर माइंडसेट। आपको समझना है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेडिंग में कैसी है। जब तक इंसान खुद को अपने आप को नहीं जानता है, और वो बेटर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। ट्रेडिंग मतलब खुद को अपने आप को पहचानना। आप किस मतलब आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके माइनस पॉइंट क्या है, निगेटिव अप्रोचेस क्या है, उसको आपको काम में लेना पड़ेगा कि हाँ ये निगेटिव अप्रोचेस है, उसके आपको प्रोसीड करो, काम करो, सही चीजें हो जाएगी। बट जब मैं ऑप्शन में आता हूँ तो मैं उसे स्विंग कहता ही नहीं। मेरा सिंपली होता है कि वीकली पोजिशनल में काम करता हूँ या मंथली पोजिशनल काम करता हूँ। क्योंकि मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज होंगी, मैं जनरली कभी डायरेक्शनल काम नहीं करता पोजिशनल में। मैं हमेशा नॉन डायरेक्शनल ही काम करूंगा। और ये देखो, अगर मंथली में किसी को 2 to 5% बनाना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी 2% बनेगा, कभी 3% भी बनेगा। ठीक है। और लॉस आपको सिर्फ 1-2% से नहीं ज्यादा ले, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे ईयर में आप 10 बार तो ऐसे ही पैसे बना लोगे। लेकिन होता क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। 3 मंथ हो चुके, 4 मंथ हो चुके, हम लोग 2-3-4% बना रहे हैं मंथली में। अब हम लोग सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट देखेंगे लोगों के। ठीक है, तो वहां ग्रिड आ जाएगी। जब ग्रिड आ जाएगी तो वो इंसान अपने स्विंग ट्रेडिंग को छोड़ के इंट्राडे में चला जाएगा। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग का माइंडसेट। एग्जैक्टली। स्क्रीनशॉट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ ये अपलोड करने के टेलीग्राम पे, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ मेरे जो भी ये होते हैं ना पोजीशंस। यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी लोग भी ऐसे हैं कि उनको चाहिए कि बंदा क्या कर रहा है। कोई आके पूछता है, सर आप एक लॉट ट्रेड करते हो क्या? तो फिर मैं बोला कि भाई देख लो कितने ट्रेड कर रहे हो, तो ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये किसी का प्रॉफिट अलग होगा, किसी का लॉस अलग होगा, उनका कैपिटल साइज अलग है, उनका रिस्क एपिटेट अलग है, तो उनको मत देखो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसकी जो आपको ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट जनरेट करने की। अब मेरे पास स्ट्रेटेजी है मंथली की, मुझे पता है कि कुछ भी कर लो 4-5% से ऊपर नहीं बनने वाला। तो कहाँ 10% का सपना लेके मैं बैठ जाऊं। ठीक है। क्या होता है ना, ड्रीम अलग होता है, एम्बिशन अलग होता है, गोल अलग होता है। तो ट्रेडिंग में हमेशा गोल को फॉलो करना चाहिए। जब वो अचीव हो जाए फिर एम्बिशन को गोल के पास लाओ। सपने देख के उसको कंप्लीट करना विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी तो लॉजिकल बिल्कुल नहीं बनता है। तो ट्रेडिंग एज अ बिजनेस तो आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए। तो नॉन डायरेक्शनल में अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में कभी नहीं करता। मेरा थोड़ा सा पहले से अप्रोच है कि मैं निफ्टी को समझता हूँ, तो निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा। तो वहां आराम से 2 से 4% रिटर्न बन सकते हैं। ठीक है। मार्केट इज वेरी काइंड इफ यू आर सिस्टमैटिक ट्रेडर। अगर आप में वो नहीं है तो फिर तो मार्केट इज वेरी क्रूएल। इट विल शो यू द पावर। तो वो बात है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट सर मैंने और देखा है, मतलब अगर मैं अपने आसपास के लोगों को भी देखूं या मार्केट में भी जो भी क्रिएटर्स के फॉलोअर्स हैं उनके भी व्यूज अगर मैं यूजर रिसर्च के बाद बताऊं, तो काफी लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान भी करते हैं
उन पे एक चीज उन्होंने देखी है कि कहीं ना कहीं अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है, वो लॉ ऑफ एवरेजिंग के चक्कर में उसको बाय करते रहते हैं, एंड देयर कम्स अ टाइम दे फील यार नाउ वी आर स्टक। तो उस पे आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि उन लोगों को, एवरेजिंग ठीक है, शायद एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है, बट उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसके अराउंड अगर आप कोई अपनी नॉलेज शेयर करें, कोई इंसिडेंट शेयर करें। दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो एवरेजिंग है, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे पूरी दुनिया विपरीत चल रही है। वो एक होप के साथ चल रहा है, एनालिसिस नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में तो भूल के कभी हमें नहीं करना चाहिए। ये सब करके मैंने देखा है और अच्छा खासा लॉस भी गेन किया है। भले एक लॉट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेजिंग करने जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में कि दिल खोलकर कभी स्टॉप लॉस सेट होता है तो उसको भी स्वीकारो। उसको जब स्वीकारने लगेंगे ना, तब जाके पैर मजबूत होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ऐसा कहाँ होता है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो जब स्टॉप लॉस को सहना सीखोगे तब जाके प्रॉफिट को भी सह पाओगे। क्योंकि एक बार अगर प्रॉफिट हुआ तो माइंड कैलकुलेट करने लग जाता है कि अरे अभी तो इतने लॉट से हुआ, कल मैं इतने लॉट कर दूंगा, फिर इतना लॉट कर दूंगा। वो एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट उसके मन में आ जाता है और उससे एक झटके में सब कुछ चल रहा है। भाई सर आपके हाँ, बिल्कुल। एवरेजिंग। देखो क्या होता है ना, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेजिंग करना तो मैं उसे सिंपली बेवकूफ़ी कहता हूँ। ठीक है, आप सीरियस हो ही नहीं ट्रेडिंग में, इसीलिए ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाते हो एवरेजिंग करना। ये कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में सिस्टमैटिक वे नहीं है। आपका एक्सपीरियंस हो गया 5-10 साल का, आपको समझता है मार्केट, तब आप थोड़ा सा करने जा रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पैसे बन नहीं रहे और नई नई चीजें मार्केट में ला रहे हो कि मुझे एवरेज करना है, तो वो और लेके डूबने वाले हो। सिंपल फंडा है मेरा। ठीक है, अगर आप यही इन्वेस्टमेंट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन वहां पे देखो, जैसे मैंने बात की थी कि पोर्टफोलियो बनाओ। अगर 10 स्टॉक मैं लेता हूँ तो मुझे पता है कि ये क्या होगा, मैं 15 साल 25 साल के लिए अगर इसे कैरी फॉरवर्ड करके लेके चला जाता हूँ, तो मैं मुझे वहां पे देखो क्या होगा ना, मैं 10-10 स्टॉक किसी के लेके रखूंगा, तो धीरे धीरे अगर हम लोग आगे जाते हैं, तो वैसे भी आप 15 साल के बाद उसकी प्राइस तो कुछ होने वाली नहीं है, वो 10 गुना भी हो जाए तो आपको वहां पे पैसे तो डालने पड़ेंगे, तो कैपिटल जब बड़ा होगा तभी तो ग्रोथ आएगी आपकी। तो एवरेजिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, लेकिन क्या होता है ना, जब आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग 10 स्टॉक ले लो, इसमें से क्या हो सकता है कि एक मेरा एक सिस्टमैटिक रूल होता है कि जैसे मैंने एक स्टॉक को पकड़ा हुआ है 2000 रुपीज के प्राइस पे, वहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर मुझे ये जो करना है एवरेजिंग, वो कब तक करना है, तो 50% तक कर सकते हो। और वो 10-15% के नीचे अगर नहीं टूटता है तो क्या एवरेजिंग, ठीक है। अगर वो 10% के नीचे जा रहा है तो वी कैन थिंक अबाउट दैट, एंड 50% के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री हमारे सामने पड़ी हुई है। यस बैंक तो पॉपुलर, सबको पता होगा, जो नए लोग भी है उन बिल्कुल लोगों को। तो बिल्कुल। वहां पे क्या होगा, 400 का स्टॉक 200 में ले, मतलब 200 तक आप एवरेज कर रहे हो, बाद में वो होने दो जीरो। क्या होता है, लॉन्ग टर्म में 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपने जो 10 स्टॉक लिए, उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, 3 गधे निकलने वाले हैं जो जीरो होंगे। ठीक है, निकलने दो। आप नहीं जस्टिफाई, यहाँ आप क्या किसी को भी पकड़ लो, कोई नहीं बता सकता है। बट जो 6 to 7 स्टॉक में से 3 स्टॉक ऐसे रहेंगे ना, वो हीरो होने वाले हैं, जो आपने सोचा नहीं। वो जाके चार्ट पे देख लो, सिंपल सा चार्ट होता है, मंथली में करो, बजाज फाइनेंस देख लो, रिलायंस देख लो, जितने सारे स्टॉक है देख लो आप। तो वो रिटर्न आपने कभी नहीं सोचे होंगे, उतने रिटर्न बन जाएंगे। देखो, 1000 का 2000 का स्टॉक जीरो हो सकता है, लेकिन 2000 का स्टॉक 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, टूट टूट के 50,000 भी हो सकता है। तो यू हैव ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी ऑन अपसाइड। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंसान और मार्केट जाता फाइनली ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टर की। ठीक है, और बचा हुआ मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का तो बोल दिया, वो बेवकूफी होती है सिंपली। बिल्कुल सर। सो आई गेस वी हैव हाँ, नॉट। ये है बहुत अच्छा लगा। सर वो मैंने बनाया था। ऐसे यूज करना कहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अच्छा लगेगा आप भी यूज करोगे तो। सर वो कनेक्ट करता है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो आपने कहा कि वो परम सत्य वाली बात कही, तो वो परम सत्य मार्केट के लिए भी परम सत्य है कि इंसान और मार्केट दोनों को एक्सट्रैक्ट एक्चुअली करना क्या पड़ेगा। होता है ना, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, वो ट्रेडिंग में भी आता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसको डायलॉग में निकाल देता हूँ इस तरीके से। नहीं नहीं सर, सही है। सबसे रिस्क बड़ी है चीज तो है। हाँ बिल्कुल।
कुछ ऐसी चीजें ही है सर जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कनेक्ट करती है एक क्रिएटर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्हें भी पता है कि अब मार्केट फंडामेंटल सेटअप ये तो वो देखते हैं, हर जगह देखते हैं, कनेक्ट कैसे करता है इंसान के साथ, ये कि नहीं यार, मतलब वो नींद में भी इंसान अगर आपको फॉलो करता है ना, उसे समझ आएगा कि नहीं, सर ने ये बोला है तो ऐसा होगा, मैं बेफिक्र होकर सो जाता हूँ, आज मेरा स्टॉक गिर भी रहा है तो ठीक है। मैं आई आपको आई एक एक मिनट रोकना चाहूंगा। ये जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो मतलब आप इनको कितना भी थैंक यू बोल दो, ठीक है, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कोई गिफ्ट भेजेगा, कोई कुछ करेगा, तो मतलब वो होता है ना कि हमारे मराठी में कहावत है कि मन भरून जातं, ठीक है, मतलब उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि दिल खुल जाता है उस टाइप का, ठीक है, तो वो चीज होती है कि मतलब लगता है यार कितना लोग मानते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनके लिए कुछ अच्छा करें। कोशिश तो हम लोग पूरी तरीके से करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। महेश भाई की बात से एक बात मुझे याद आई कि एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे कभी ना कभी आपसे मिलना है। मैं बोला मिलकर करोगे क्या? वो बोले कि सिर्फ आपको देखना है। मैं बोला वो तो यूट्यूब पर देख लो। नहीं, बोले नजदीक से देख लो। मैं बोला ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो हम मिलेंगे ऐसा। एक दिन अचानक वो आ गया, नवसारी रेलवे स्टेशन से फोन किया कि मैं नवसारी आया हूँ और आपसे मिलना है। तो मैं बोला कहाँ रुकने वाले हो? बोले सामने जो होटल होगी वहीं रुकूंगा। मैं बोला नहीं, चलो मैं लेने आता हूँ, उनको घर लाया। तो वो बकायदा गुलदस्ता वगैरह लेकर आया था, ऐसा जैसे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं कोई फिल्म स्टार हूँ। मेरे को भी ऐसा कैसा आ गया, ये बात मेरे साथ हुआ। तो बहुत मानते हैं व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम था कोरोना का, उस टाइम पर लोगों के पास काम नहीं थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां से वो पैसा कमाना सीख रहे थे, और सीखते सीखते बहुत कुछ सीख गए, और अब उससे वो भविष्य भी बना सकते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड का उनका भाव रहता है कि बिल्कुल सर, आपने सच कहा। एक चीज सर आप दोनों मुझे बताइए, आई गेस हमारे पास ये 5-6 मिनट के लिए, तो आप दोनों का इंडिविजुअली कौन सा एक फेवरेट सेक्टर है जिस पे आपको लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री काफी एग्रेसिव होगा आगे जाके, एंड किस सेक्टर पे आप गेम करते हैं इस टाइम पे, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं आप दोनों। देखो मेरा एक फंडा क्लियर है। मैं ये तो आपको नहीं बता सकता कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, बट ये मैं आपको जरूर बताऊंगा किस सेक्टर के साथ मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। बस, अच्छा। हाँ मतलब मैं देखो पहला पॉइंट ये कि मैं मुझे कोई बैंक पसंद नहीं, बिल्कुल। कौन सी बैंक कब कौन से इसमें आ जाएगी, मुझे कोई बेट नहीं लेनी उसके ऊपर, सिंपल सा फंडा है। तो मैं जाके बैंक बीज खरीद लूंगा, आ गए बैंक। मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़ा रिटर्न, 200 400 500 जो मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए, मेरे पैसे जीरो नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल का। इस ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इनके जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के, ये बहुत मैटर करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं। कुछ हो जाएगा, देखो आज मेरा एक सिंपल फंडा है जो मुझे लगता है, मेरा खुद का परसेप्शन है, मेरा खुद का व्यू है कि कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी मल्टीबैगर बनना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 500 रुपए का स्टॉक ले रहा हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ ना 50,000 का हो जाए, ठीक है। तो वहां पे वो बीच वाला वो भी आ जाएगा कि ये होना, स्प्लिट होना वगैरह सब कुछ। तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर के स्टॉक शायद होना मुश्किल हो सकते हैं, तो मैं ऑटोमोबाइल की कंपनी ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तीसरा एक होता है फार्मा। अब वो उधर से यूएस से कुछ नॉर्म्स आते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। अब आप देखो कोविड में फार्मा ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। उसके बाद 3 साल हो रहे, क्या रिटर्न है। और जनरली क्या होता है, जो सेक्टर ने पिछले साल बहुत अच्छा काम कर लिया, दूसरे साल से नहीं करेगा, ये जनरली होता है, ठीक है। तो बट मैं वो सेक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मेरा क्रिस्टल क्लियर है कि किसमें काम नहीं करना है, किसमें ये नहीं करना है, अप्रोच नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट में। तो एक्सपोजर चाहिए तो मैं वहां पे ईटीएफ ले लूंगा सिंपल, और बाकी स्टॉक लोग फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक क्लिप बताता हूँ कि जनरली जो स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, जनरली मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी को बताऊंगा कि ये स्टॉक है ये ले लो, तो उनकी कंप्लेंट आती है, यार भाई आपके जो स्टॉक होते हैं ना, आप तो 3-4 हजार के नीचे बोलते ही नहीं हो, ठीक है। अब यही 4 साल पहले, मेरा टेलीग्राम काफी पुराना है, यूट्यूब में मैं काफी लेट आया, तो टेलीग्राम पे पहले उस समय पे होता था कि 1.5-2 हजार के स्टॉक होते थे। अब हम लोग बताते तो बोलते थे 1.5-2 हजार के बता रहे हो, तो स्टॉक चाहिए लोगों को 100 रुपए के। तो ऐसे नहीं होता है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ
कि आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 स्टॉक कहाँ से खरीदोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? एक ही स्टॉक आएगा, अलग-अलग ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। आप थियरी में बहुत बड़ी बातें हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल प्रैक्टिकली? तो जाके ईटीएफ ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी बीस, बैंक बीस कितना भी एवरेज कर लो, ज़ीरो तो नहीं होंगे। इंडिया डूबेगा, तो ही वो ज़ीरो हो जाएँगे, इकोनॉमी खत्म होगी और वैसे भी इंडिया डूब जाएगा, इकोनॉमी खत्म होगी तो आप करोड़पति बन के क्या करोगे? ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है। तो हैव अ बिलीव इन द नेशन और उसके साथ आप जा सकते हो। 101% इकोनॉमी डेवलप कर रही है पहले से और तेजी से करेगी। दीपक सर, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे जिसका थोड़ा सा पुरानी बातें भविष्य अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जैसे हमारे भाई ने भी बोला कि तो सब इससे और बैंकिंग है, इस पे ज्यादा मल्टी लेवल स्लिप बनेगा या तो कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजेस आने वाला है नहीं। लेकिन उसमें अगर एक स्टॉक है कि जैसे एसबीआई है या फिर टाटा मोटर्स है, तो वो उनके भविष्य कुछ इंडिविजुअल लेवल के स्टॉक्स के हो सकते हैं चेंजेस आगे बढ़कर। तो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं और नया नया करते जा रहे हैं, और बाकी ऑटो सेक्टर्स में बाकी लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे स्पेशल होते हैं जिनको कंसीडर कर सकते हैं अपन इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, तो ज्यादा नॉलेज भी इतना नहीं मैंने गेन किया है, महेश भाई जितना तो नहीं है। लेकिन यही है कि अगर मैं कभी ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी 50 के अंदर ही इसकी बाहर करती है। दीपक जी, वो जो स्टार्ट हुआ ना स्टॉक मार्केट का, वो इन्वेस्टमेंट से ही हुआ हाँ। कि यही था अप्रोच कि मंथली सैलरी आ रहे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले, आगे शादी होने वाली है तो लगेगा। तो अप्रोच यही था। तो अभी जैसे दीपक सर आपने बोला कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ये कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। महेश सर ने ही बोला था कि ऑटोमेशन आ रहा है धीरे धीरे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर आगे जाके बेटर परफॉर्म करे। ऊपर तो जाना ही है बट बाकियों से बेटर करे। अभी हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन में आईटी सेक्टर ने थोड़ा सा ब्लीड किया है। अब हमारे जो मार्केट में जो एक्टिवली चाहे इंट्राडे में इंडिविजुअल स्टॉक पे ट्रेड कर रहे थे या जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अफेक्ट हुए, वो डर गए। तो उनको आपका क्या एक एडवाइस रहेगी अबाउट व्हाटएवर हैपेंड रिसेंटली इन पास्ट वीक, जो भी हमारे जैसे इन्फोसिस 10% ड्रॉप। अच्छा स्टॉक पकड़ के रखा है, और मार्केट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर जाएगा, कभी कभी नीचे भी आएगा, कभी कभी वो साइड वेज भी रहेगा। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं एकदम नहीं, तो इसमें डरने की जरूरत है। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स है तो फिर अच्छी बात है। महेश सर, आपका व्यूज? देखो, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, करेक्शन इज द बेसिक नेचर ऑफ मार्केट। अगर और ये आप इतने सालों से देख रहे हो तो उससे डरने की क्या बात है? ये तो हमेशा ही होते रहता है। एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू एनकैश इट। जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी हो, नॉक कर रही हो और आप उसे एनकैश नहीं करना चाहते हो, तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो गए? ठीक है? तो जब भी एक बड़ा करेक्शन होता है या छोटे मोटे करेक्शन, तो देखो ये तो हमेशा ही हम लोग देखते हैं, उसको तो छोड़ दो, कोई बात करने से कोई रहा ही नहीं उसमें। एक थोड़ा बड़ा करेक्शन हो भी जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैंने सिंपल आपको बताया कि 50% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद रुक जाओ। और जीरो भी हो गया तो क्या ही होगा, ठीक है? बाकी हाँ, लेकिन आप एक ही स्टॉक में लेके बैठोगे, पूरा का पूरा पैसा उसी में डालोगे तो टेंशन तो होगी, ठीक है? क्योंकि जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी जैसे हम लोग ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, ऑटोमेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप डाइवर्सिफिकेशन इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो। मैन्युअली जितना हम लोग डिसीजन लेते हैं मार्केट को देख के, वो कभी ऑटोमेशन कर नहीं सकता। कौन सी कैंडल किस प्रकार की बनी है, सेंटिमेंट मार्केट में क्या है, ये हम लोग समझ सकते हैं। ऑटोमेशन कहाँ समझने वाला है, उससे तो लॉजिक देने पड़ेंगे। कितने भी लॉजिक बिल्ड कर लो, वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो वहां पे मेन फैक्टर काम करता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको सक्सेसफुल बनाता है, वो शायद इंट्राडे में हो या फिर इन्वेस्टमेंट में हो। तो उस डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाएंगे तो ये छोटे मोटे करेक्शन तो होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट अगर कोई स्टॉक में ले लेता हूँ और वो स्टॉक गिरने लगता है, मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है। जितना गिरेगा उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन्वेस्ट करेंगे उसमें। हाँ, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए पहले ही आपने 80,000 डाल दिए तो क्या करोगे ना? आपने 20,000 डाले तो क्या फर्क पड़ेगा, आने दो नीचे। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टमैटिकली अगर मनी मैनेजमेंट के साथ उसे इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाएंगे ना,
तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। बट साइकोलॉजी होती है ना, यहाँ डे ट्रेडर हमेशा बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी तो ना ओनली मतलब इंट्राडे में लगने वाली है, आप पोजिशनल में भी लगने वाली है, ऑप्शन के ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टमेंट में भी साइकोलॉजी लगती है। जब तक आपके व्यू क्लियर नहीं है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि जो म्यूचुअल फंड लोग ओपन करते हैं कि हमने अकाउंट ओपन किया, म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। आप सर्वे देख लो क्या बना हुआ है। 95% से ज्यादा लोग जो अपना देखो, शुरुआत में होता है आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो हमारा गोल क्या है, तो बेटे की शादी, ठीक है, बेटे की पढ़ाई, जो भी है, 15 साल बाद 20 साल बाद मुझे 50 लाख चाहिए, वो गोल रखते हैं। फिर वो बताता है कि हाँ ये आप ये ना XYZ अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अभी XYZ अमाउंट वो स्टार्ट भी कर देता है, मोटिवेशन बड़ा होता है हमें स्टार्ट करते कोई भी काम में। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो कभी ना कभी देखो, हर एक को जिंदगी में काम तो पड़ता ही है, वो भला हो अच्छा हो कुछ भी हो, काम तो पड़ेगा पैसे का। हमारा सबसे पहले ध्यान उस पे जाएगा, हम उसे तोड़ देंगे। और ऐसा मैं किसी के और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी तोड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग उसे तोड़ देते हैं। फिर जो आप 2-3 महीनों 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो, वो पानी में चली जाएगी। फिर कभी तो भी और बीमारी आएगी, 2-3 साल बाद और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो उसके जो इन्वेस्टमेंट के बेसिक है, वो क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग उसे करते नहीं है। तो उस सर्वे में वही वही बताया कि 95% से लोग जो अपना गोल होता है 15 साल 20 साल, उसके पहले ही निकल जाते हैं। तो क्या काम करेगा? तो रिटर्न कहाँ से आएँगे? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। बेसिक क्लियर होंगे ना, तब आपको कोई भी काम में दिक्कत नहीं आती। बस इतना सिंपल काम है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कहीं न कहीं हम अपनी प्लानिंग को ही बीच में इंटरप्ट कर देते हैं एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रैक्शन। सिंपल करेक्ट। सा लॉजिक है लाइफ में, लाइफ इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहती है, बट अगर वही हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट है, हम अपने गोल के लिए क्लियर है कि हम ये गोल लेके चल रहे हैं, हमने इस गोल के लिए ये इन्वेस्टमेंट चालू करी है, तब आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो दैट्स द मेजर थिंग। आई गेस हमारी ऑडियंस को भी काफी मजा आया आज आप दोनों के साथ इंटरैक्ट करके एंड एक लास्ट एडवाइस आप दोनों से ही मैं लेना चाहूंगा बिकॉज हमारी जो भी ऑडियंस ने प्रोग्राम में एनरोल किया है मीट द मास्टर्स के, उनको आप दोनों की एक और ऑफरिंग का एक्सेस मिलने वाला है, प्रीमियम ऑफरिंग का। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर येट टू एनरोल, आप प्लीज एनरोल करिए एंड जस्ट पार्टिंग वर्ड फ्रॉम महेश सर एंड दीपक सर एंड वो एडवाइस देंगे कि उनके प्रोग्राम से उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा। So just 2 lines from you both before we part. देखिए, जो मैंने कोर्स बनाया है वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग प्राइस एक्शन मेन ट्रेडिंग माइंडसेट का एक कोर्स है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर है। इसमें मैंने कुछ एनएलपी के भी एक्सरसाइज यूज किए हैं और एक स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है कि आप 5 से 10 से 15 दिन का ग्रुप कर कैसे अपना अच्छा खासा पैसा महीने का बना सकते हैं। तो ये 4 कोर्सेस अभी अवेलेबल है और जिसमें कुछ कॉम्बो पैक्स भी है कि अगर आप एक साथ पैक खरीदते हो तो 50% का डिस्काउंट होता है। तो मैजिकल ट्रेडिंग का ऑलरेडी एप्लीकेशन है और अगर आप यूट्यूब पर इस पे प्ले गूगल प्ले पे जाओगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा, तो मैजिकल ट्रेडिंग के नाम से आप करते हो तो वहाँ सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल है, जो भी आप परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, जैसे अमन भाई ने बोला कि डिस्ट्रैक्शन सभी फील्ड में होता है, लेकिन एक चीज है, मुश्किल हर जगह होती है, लेकिन उसको पार करने में एडवेंचर है। जब हम उसको पार कर लेते हैं ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस अब वो आता है। तो ये फील्ड ऐसा है, यहाँ एडवेंचर है, हर दिन उठा पटकती है और इसी को पार करके आगे जाना है। तो सभी व्यूवर्स जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं उनसे यही कहना है कि डटे रहना है, लेकिन फाइनेंशियली जब इंडिया ग्रो करेगा तभी तो भारत विश्व होगा। मैं भी करीब बिल्कुल। अब देखो मेरा बेसिकली एक मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है जो ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर लॉन्च है, ठीक है? तो वहाँ पे बेसिकली मेरा जो टीचिंग होता है उसी काइंड का होता है कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। दैट इज़ माय कोर थिंग कि ये ढूँढो। एंड सेकंड थिंग कि वेयर टू टेक अ ट्रेड, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, मैं भी कभी पहले स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता था, तो एक बड़े बुजुर्ग ट्रेडर थे, उनसे ऐसी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि देखो अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो रिस्क रिवॉर्ड को मान के चलो, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, वैसे ही सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने ये तो समझ लिया है कि देखो पर्टिकुलर स्टॉक की 2% मूवमेंट, 1% एक लिमिटेड मूवमेंट होती है, वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो।
अब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो रिवॉर्ड तो मेरे हाथ में नहीं है कितना मार्केट ऊपर जाएगा। एक स्टॉक आज 10% जाए, कल 2% जाए, कल 0.5% जाए। बट मेरे हाथ में एक चीज है, मैं रिस्क को छोटा कर लूं। जो बेसिक नेचर है मार्केट का कि ये स्टॉक है, ये 10 पॉइंट मूव करता है, तो मेरे को मेरे रिस्क को 2 पॉइंट रखना है। अब वो करने के लिए मुझे ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वहां से मार्केट एक तो ऊपर चला जाए, एक तो नीचे आ जाए। सो दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट मैं ढूंढता हूँ अकॉर्डिंग टू द लेवल। ठीक है, तो वो लेवल जनरली मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, जैसा भी होता है तो वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंथली अगर आपको 2 से 4% चाहिए तो बहुत आसान है। ठीक है, और नहीं आएंगे तो बोलना, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, 12 में से 10 बार ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, वो एक लॉन्च होने वाला है। एंड मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दे दूंगा इसमें, कि ऑटोमेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या है, और कुछ एक स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आपको 50 to 100% रिटर्न ईयरली जनरेट आप कर सकते हो। और मैं ये बताऊंगा कि इसको आप आगे जाके डाइवर्सिफाई कैसे करोगे। ठीक है, तो वो आप आगे जाके कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें मिलने वाली है, बाकी चीजें आपको ऐप के ऊपर देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर बताता हूँ कि अगर आपका लर्निंग अप्रोच है, ठीक है, तो बीइंग अ प्रोफेसर, मैं इतने सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से ज्यादा, और सीनियर कॉलेज को पढ़ाता हूँ। तो अगर आपका लर्निंग अप्रोच जीरो है ना, तो बहुत मुश्किल है। और क्या होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप सीखते हो, तो देखो मैं वो चीजों को इतने सालों से कर रहा हूँ, आप पहली बार सीख रहे हो, आपको उसे पहले अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। उसको फील करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। जब तुम आपका बन जाएगा ना, तो फिर आप उसमें बिलीव करोगे और पैसा बनना शुरू होगा। तो अगर आप लर्नर नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक रास्ता दिखा सकते हैं कि ये रास्ते से आप चले जाओ। उससे क्या होगा, जो लर्निंग कर्व होती है ना, उसको हम लोग छोटा कर देते हैं। बट चलना आपको पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हम लोग लेके भागने वाले हैं। तो एफर्ट्स लगते हैं, पैसा यहाँ फ्री में किसी को नहीं मिलता है। सो दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। दीपक सर ने ही बोला कि कहीं न कहीं इंडिविजुअल एफर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जरूरत आप मार्केट में आ रहे हो, आप अगर किसी के भी प्रोग्राम में एनरोल करते हो, दैट्स नॉट द थिंग कि आपको प्रोग्राम में एनरोल करते ही 50% 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको डिलिजेंटली चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, अगर आप उसको अच्छे से अपने आप अपनाते हैं, तो डेफिनिटली मार्केट आपको रिटर्न देगा। बिकॉज़ हमारे दोनों ही मास्टर्स ने अपनी सारी लर्निंग, अपना सारा एक्सपीरियंस अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स में डाला है। So this is my request to all the live learners here. Please do enroll to the Meet the Master program. You'll get access to courses from both our masters. And बहुत मजा आया महेश सर एंड दीपक सर आपके साथ इंटरेक्ट करके, एंड होप टू सी यू सून, होप टू हैव such more sessions going forward for the test. श्योर श्योर अमन जी। Thank you Deepak sir, thank you Mahesh sir. बिल्कुल Bye-bye. थैंक यू भाई भाई। बिल्कुल, आपने एक रास्ता दिखाया कि जिससे हम लोग सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बार मैं लाइव नहीं जाता हूँ, आपको पता है, थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी होता है। ठीक है, टीम को भी पता है। बट आज मौका मिला सबके साथ बात करने का, बहुत अच्छा लगा है। एंड देखते हैं आगे फ्यूचर में भी इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, श्योर। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक। नमस्कार।